डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए जो हम कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक सॉल्व करा रहे हैं, उसमें कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 यानी स्तर विद्युत विभव तथा धारिता का जो हम प्रश्न बैंक सॉल्व करा रहे हैं, उसमें पार्ट 2 चला रहे हैं। जिसमें डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले इस अध्याय का भाग 1 बनाया था, जिसमें हमने उसके एक अंकीय प्रश्न यानी कि जैसे कि विकल्प और रिक्त स्थान, ये हमने उसके सॉल्व करा दिए थे। ठीक है ना। और एक शब्द में वाक्य में उत्तर भी करा दिए थे। अब यहाँ पे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न डियर स्टूडेंट, ये 2 अंक के होते हैं। ठीक है ना। कितने अंक के होते हैं डियर स्टूडेंट? ये 2 अंक के होते हैं। ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला, कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना। तो जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। सिंपल है ना। जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका समविभव पृष्ठ कंप्लीट होता हुआ। समविभव पृष्ठ समझ गए कि जिस पृष्ठ के बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बताना था आपको। समविभव पृष्ठ की क्या बताना था डियर स्टूडेंट? विशेषताएं बतानी थी। तो देखिएगा, समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बहुत समान रहता है। परिभाषा से ही आप बता दोगे। और एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। तो 3 गुण बताना थे। ठीक है ना। यहाँ पे बताना तो आपके लिए कोई 2 थे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर में था, तो आप लिख देते कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बहुत समान रहता है। तीसरा भी आप याद कर लीजिएगा कि एक धनावेश को उस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यदि आप समविभव पृष्ठ के बारे में और विस्तृत अध्ययन चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे चैनल में जाइए, क्लास 12th फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है, वहां पे देखिएगा। अध्याय 2 में हमने आपके लिए बहुत अच्छे से समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ाया है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर तीसरा जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। सिंपल है। ठीक है। ये क्या कह रहे थे आपसे कि 2 पीएफ और 3 पीएफ और 4 पीएफ धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, हमें धारिता बताना था। किस क्रम में जुड़े हुए हैं डियर स्टूडेंट? ये समांतर क्रम में। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है, जब भी हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो हमें सबसे पहले इसमें ये लिखना पड़ता है कि दिया क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या दिया हुआ है संधारित्र में? सबसे पहले C1 दिया हुआ है। C1 कितना दिया हुआ है? 2 pf दिया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 pf। उसके बाद देखिएगा C2 भी दिया हुआ है। C2 कितना दिया हुआ है? 3 pf दिया हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यदि हम C3 की बात करें, ठीक है ना, C3 की बात, तो C3 कितना दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा 4 pf दिया हुआ है। ठीक है ना, 4 pf दिया हुआ है। हमें निकालना था संयोजन की कुल धारिता। तो देखिए, जब संधारित्र किस में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं डियर स्टूडेंट। किस में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। जब भी संधारित्र जुड़े होते हैं, समांतर क्रम कह लो या फिर डियर स्टूडेंट पार्श्व क्रम कह लो। ठीक है ना, बात एक ही है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो जब भी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में कोई भी संधारित्र जुड़ा रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसका जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जितना चला जाए। अब यहाँ पे क्योंकि तीनों थे ना, तो यहाँ पे हम केवल तीनों की वैल्यू ही यहाँ पे पुट करेंगे। तो C बराबर कुल संधारित्र निकालना है ना, तो C बराबर क्या दिया हुआ था? 2 pf दिया हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे C1 की वैल्यू 2 pf रख देंगे। उसके बाद इसकी क्या थी? 3 pf थी, तो इसकी हम 3 pf रख देंगे। C3 की क्या थी? 4 pf थी, तो इसकी हम 4 pf रख देंगे। कुछ नहीं ऐड करना है, तो 2 3 5 5 और 4 9, तो ये हो गया आपका 9 pf आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना आंसर हो जाएगा? 9 pf हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। ये इस प्रकार आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट होता हुआ।
तो डी स्टूडेंट, इस प्रकार हमने आपका तीसरा प्रश्न करा दिया है यहाँ पे अति लघु उत्तरीय का। उसके बाद देखिएगा चौथा प्रश्न है, किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला तो होता है डी स्टूडेंट चालक का आकार, ठीक है ना, और दूसरा होता है जो चालक है ना जिस माध्यम में रखा हुआ है ना, तो वो माध्यम, ठीक है। तो मुख्य इसके दो हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चालक का आकार और चालक के है ना जो आसपास रखा हुआ माध्यम, और एक और लिख दीजिएगा कि चालक के पास जो अन्य चालकों की उपस्थिति होती है, मतलब जो विभिन्न प्रकार के चालक है ना वो भी किसी चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना कि पृथ्वी के प्रभाव को शून्य क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट, कि पृथ्वी के जो विभव उसको शून्य मानना बिल्कुल सिंपल है ना, कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आवेश देने या उसे कुछ आवेश लेने है ना उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, इसलिए विभव जो पृथ्वी का विभव है वो क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। फिर से समझिएगा, पृथ्वी का आकार क्या है डियर स्टूडेंट, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पृथ्वी देखें तो ये बहुत बड़ी, यहाँ पे मान लो अपन ने पृथ्वी बना ली, तो इसमें देखिएगा इसमें ना हम कोई आवेश दे सकते हैं ना कोई आवेश यहाँ से हम ले सकते हैं। जब ना कोई हम आवेश देंगे ना कोई आवेश हम लेंगे तो क्या होगा, जो उसमें जो विभव है ना उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जब मेरे भाई आवेश में परिवर्तन ही नहीं होगा तो विभव में कहाँ से परिवर्तन होगा ना, और जब तक उसमें विभव में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसका विभव नहीं कोई निकाल सकते आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आवेश देने या उसे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं आता, इसलिए पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वार्षिक परीक्षा के लिए, कि जो दो जो समविभव पृष्ठ है ना एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करते। तो सिंपल है, क्योंकि विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, इसीलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है किंतु विभव शून्य नहीं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो। जैसे कोई बिंदु है तो उसका विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ना, इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसा संभव नहीं है। ये कह रहा है किंतु विभव शून्य नहीं है ना। विद्युत क्षेत्र तो शून्य हो ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन विभव शून्य नहीं हो, ये बस ध्यान आपको रखना है। तो डी स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं, आप लिख दीजिएगा कि जैसे आपने कोई भी विभव प्रवणता का सूत्र पढ़ा है डी बाई डी एक्स, यदि इसमें ई बराबर यू ले लें, ठीक है, तो भी बराबर नियतांक हो जाएगा। सिंपल है ना, कि जब यहाँ पे हम यू ले लेंगे तो यहाँ पे पक्षांतरण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। मतलब जो विभव है शून्य होना आवश्यक नहीं है, बल्कि वहां विभव नियत होगा, ठीक। ये आपको उत्तर इसमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन था डी स्टूडेंट, कि किसी खोखले है ना किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है। क्योंकि खोखले गोले के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता। जब कोई कार्य नहीं पढ़ोगे ना, कार्य ही नहीं करोगे तो विभव कहाँ से होगा। विभव की परिभाषा क्या थी, आपको हमने बताया था कि अनंत से, कहाँ से डियर स्टूडेंट, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को उस बिंदु का विभव कहते हैं। जब कार्य शून्य होगा तो विभव शून्य होगा, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें लिख देना है, ठीक है डी स्टूडेंट। अब देखिएगा जो अगला प्रश्न था, ठीक है, कि किसी जो कोई भी अपना मतलब चालक है तो उसी विद्युत धारिता से क्या समझते हैं। तो धारिता की परिभाषा सिंपल है ना, कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई में वृद्धि कर दे। उसके विभव की इकाई में जो वृद्धि कर दे उसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषाएं भी हैं, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी जैसे चालक है तो उसके अंदर जो जितनी क्षमता की माप है उसको भी हम विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। हमने इसका वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके, और अच्छे से वहां पे आपको विद्युत धारिता क्लियर हो जाएगी। बाकी यहाँ पे 2 नंबर के लिए इतना ही लिखना है। और जो विद्युत धारिता का सूत्र ही होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारिता का जो सूत्र है ये बराबर होता है क्यू अपॉन वी, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहे तो क्यू का मान भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा सी इंटू भी, और चाहे आप यहाँ से डी स्टूडेंट भी का मान भी निकाल सकते हैं, तो आप लिख दोगे क्यू अपॉन सी। तो यहाँ से आप ये 3 फार्मूले भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपकी विद्युत धारिता की क्या होगी, परिभाषा होगी, ठीक है। अब देखते हैं डी स्टूडेंट 10वां प्रश्न है
कि संधारित्रों की जो संधारित्र है उसकी दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, तो संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। तो प्लेटों के बीच जो पराविद्युत माध्यम है होने पर ही तो क्या धारिता बढ़ जाती है। जब उसमें पराविद्युत माध्यम हो जाएगा ना तो धारिता ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि संधारित्रों की धारिता प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। तो प्लेटों के बीच पराविद्युत है ना, जो वो माध्यम होने पर धारिता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा, ठीक है ना, जो समान त्रिज्या वाले ठोस गोले अधिक हैं आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों की विभव समान है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये लिखिएगा क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखले और ठोस गोले की विद्युत धारिता समान होती है। ठीक है, अतः समान विभव तक आवेशित करने के लिए उन्हें समान आवेश देना होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक फैराड धारिता का चालक व्यवहार में संभव है। अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो डीएसटू में सबसे पहले तो आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर 4πε0r। जो हम गोलीय चालक की धारिता लेते हैं उसमें ये सूत्र आता है। तो आप जैसे मान लो सी की जगह एक रख दो, यहाँ पे सी की जगह एक रख दो, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 4πε0r, एक बराबर 4πε0r। अब यहाँ से यदि हम पक्षांतरण करें, ठीक है, आर बराबर, तो ये देखिएगा इस साइड गुणा में है तो इस साइड सीधा भाग में आ जाएगा ना, 1/4πε0। तो अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9×10 के ऊपर 9 की घात मीटर होती है। तो आर बराबर 9×10 के ऊपर 9 की घात मीटर रख देंगे, जो कि व्यवहार में ये संभव ही नहीं होगी। ठीक है ना, इतना आपका कभी नहीं निकल सकती इसकी रेडियस। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा नहीं। ठीक, उसके बाद 12वां प्रश्न है, क्या ये संभव है कि समान आयतन तथा समान आवेश से आवेशित पास रखे दो चालक के मध्य विभवांतर हो। ठीक है ना, क्या ये संभव है कि दो समान जो आयतन तथा समान आवेश हैं, आवेशों के पास रखे दो चालकों के मध्य विभवांतर हो। तो दोनों चालकों के क्षेत्रफल असमान होने पर विभवांतर असमान होगा। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत मोस्ट आईएमपी ही है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्लेटों के बीच की d/2 मोटी धातु की प्लेट रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रारंभ में संधारित्र की धारिता सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन, है ना, जो आपका एप्सिलॉन नॉट ए है डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। एंड यदि संधारित्रों की जो प्लेटों के बीच की जो मोटाई है वो अधिक हो जाएगी तो C1 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A/d-t। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी का मान क्या है, d/2 है ना, तो C1 बराबर डी की जगह रख दीजिएगा d-2, टी की जगह, है ना, टी की जगह d/2 रख दीजिए और ये जगह कितना रख दीजिए एप्सिलॉन 0 A का एप्सिलॉन 0 A। अब देखिएगा इसका 2 का गुणा करेंगे तो 2d, है ना, 2d हो जाएगा और इसमें से एक डी घट जाएगा तो एक डी बचेगा और C1 का C1 बराबर 2 के यहाँ पे 2 रहेंगे, एप्सिलॉन 0 A का एप्सिलॉन 0 A बटे डी का डी, अर्थात C1 बराबर 2c। C1 बराबर क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, C1 बराबर क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, तो अतः धारिता क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो डी स्टूडेंट इस प्रकार हमने आपके लिए जो प्रश्न बैंक है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाले प्रश्न बता दिए हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 2 प्रश्न है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, 2 संभव प्रश्न एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। इसके अलावा डी स्टूडेंट जो संभव प्रश्न किसे कहते हैं, ये संभव प्रश्न के गुण, ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। और एक ही छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसको भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये समानता क्रम पे था आपका, ये डी स्टूडेंट श्रेणी क्रम में ही पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से इसको सॉल्व करना है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपके ये अति लघु प्रश्न कंप्लीट होते हैं।